प्यारे बच्चों, नमस्कार। आशा है आप सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ आप अपनी पढ़ाई पर अब पूरा ध्यान दे रहे होंगे। वैसे भी आप इतने समझदार हैं, अब बड़े हैं, तो साधारण सी बात है कि इस उम्र में बच्चे अपनी स्टडी के लिए थोड़ा सा अलर्ट हो जाते हैं। एनीवे, पिछली बार हमने जो चैप्टर किया था, हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने एक बात की थी कि किस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन को हमने तेज़ रफ्तार देने की बात की थी। लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी थी कि जब देश के सामने, क्योंकि कंट्री उस समय टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी पीछे था और हमें ऐसी स्थिति में बहुत बड़ी मात्रा में अपनी टेक्नोलॉजी परचेज़ करने के लिए हमें बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ा और हमें इसके साथ साथ विदेशी निवेश को भी आकर्षित करना पड़ा था। और इस तरह से पहली पंचवर्षीय योजना कृषि के बारे में थी, दूसरी हमने इंडस्ट्रीज़ के बारे में रखी थी और फिर हमने बताया था कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में जब आलोचकों ने इस बात पे ध्यान दिलाया था कि योजना की जो रणनीतियाँ हैं इसमें शहरों पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जबकि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें कृषि पर पर्याप्त ध्यान देना या उसको प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता देने की ज़रूरत थी। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। जो मुख्य विवाद थे इन योजनाओं के बीच, हालांकि शुरू में जिस प्रकार की स्ट्रेटेजीज बनाई गई, नीतियां बनाई गई, उन पर कई सवाल उठे। तो उन्हीं में से हम कुछ सवाल की बात करेंगे। सबसे पहला, एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री, यानी कृषि और उद्योग एक दूसरे के अपोजिट हैं। यानी हमें ध्यान कृषि पे देना है, भारत को एक कृषि प्रधान देश बनना है और या फिर इंडस्ट्रियल कंट्री बनना है। तो हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं। अब भारत, जो कि एक उस समय देश को आज़ादी मिली थी, उस समय जो देश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और कृषि और उद्योग दोनों ही क्षेत्र में हम काफ़ी पिछड़े हुए थे। तो देश के सामने समस्या थी कि हम इनमें से किस चीज़ पर अपने रिसोर्सेज ज़्यादा लगाएं। कुछ लोग मानते थे कि जो सेकेंड 5 ईयर प्लान थी उसमें कृषि पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था, बल्कि उसमें इंडस्ट्रीज़ पर ज़्यादा ध्यान दिया गया और एक तरह से ये एग्रीकल्चर और जो रूरल एरिया यानी ग्रामीण इलाके हैं उनको एक प्रकार से नेग्लेक्ट कर दिया गया। तो उस समय हमारे यहाँ एक गांधीवादी जो इकोनॉमिस्ट थे, J.C. कुमारप्पा, उन्होंने इसका एक वैकल्पिक योजना सुझाई कि क्यों ना गांव में औद्योगिकरण पर बल दिया जाए, यानी इंडस्ट्रीज को गांव की तरफ लाया जाए। और एक और जो किसानों के नेता माने जाते हैं, चौधरी चरण सिंह, उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि को मेन केंद्र बनाने की बात कही और बड़े अच्छे तरीके से, दमदार तरीके से उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई थी। और वो उस समय क्योंकि कांग्रेस पार्टी में थे, लेकिन कांग्रेस की नीतियों से असहमत होकर बाद में वो कांग्रेस से अलग हो गए और तब उन्होंने एक अपनी अलग पार्टी बना ली थी जिसका नाम रखा था भारतीय लोक दल। क्योंकि उनका मानना था कि जिस प्रकार की नीतियां बन रही हैं उससे शहर वालों में तो समृद्धि आ रही है, लेकिन गांव वालों को इसमें नेग्लेक्ट किया जा रहा है। गांव, जो ग्रामीण, जहाँ पे देश की अधिकांश जनसंख्या रहती है, क्योंकि कहा भी गया है कि असली भारत गांव में बसता है, तो गांव की जो जनता है उसे उसकी उपेक्षा का सामना करना पड़ रहा है और एक बहुत बड़ी कीमत इसकी गांव को चुकानी पड़ रही है। लेकिन ये तो एक पक्ष था। दूसरे पक्ष वाले ये सोचते थे कि नहीं, देश को अगर गरीबी से लड़ना है तो भारत को अपनी औद्योगिक नीति को बदलना पड़ेगा, यानी हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देना पड़ेगा।
और बिना इंडस्ट्रीज़ को डेवलप किए हम देश को गरीबी के चंगुल से नहीं निकाल सकते। और ऐसे लोग जो इंडस्ट्रियलाइजेशन पर बल दे रहे थे, उनका ये भी मानना था कि हमारी जो इकोनॉमी है उसमें जो प्लानिंग बने, उसमें जो ग्रेन है उसके प्रोडक्शन पर ध्यान तो दिया जाना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसके साथ साथ हमें लैंड रिफॉर्म्स और जो गांव के जो गरीब लोग हैं उनमें रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन पर भी पॉलिसी बनानी चाहिए। और इस प्लानिंग में हमें कम्युनिटी डेवलपमेंट और उसके साथ साथ इरिगेशन पर भी पर्याप्त खर्च करना पड़ेगा। असल में जो प्लानिंग की गई थी वो गलत नहीं थी। अपने हिसाब से नीतियां काफ़ी सशक्त थी और अच्छी थी, लेकिन समस्या ये रही कि इन नीतियों को अच्छी तरह से इनको जो एक्टिवेट करना था, इनको इम्प्लीमेंट करना था, वो इम्प्लीमेंट पूरी तरह से नहीं किया गया। इसके अलावा एक और जो इसमें जो लॉजिक दिया गया कि सरकार यदि कृषि पर अधिक धन खर्च करती है तो जो गांव है उसे गरीबी से बचाया जा सकता है। इसके बाद हम आते हैं पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर पर। अब हमारे सामने विकास के दो मॉडल रहे हैं, एक पूंजीवादी यानी जिसमें पैसा लगाया जाए और काम जो है वो इंडिविजुअल यानी प्राइवेट सेक्टर पर छोड़ दिया जाए, और दूसरा हमारे पास जो एक मॉडल था वो था जिसको हम कहते हैं सोशलिस्ट मॉडल या समाजवादी। अब इसमें क्या है कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको ख़त्म कर दिया जाए और प्रोडक्शन पर पूरी तरह से सरकार का या राज्य का नियंत्रण हो, जैसा कि उस समय यूएसएसआर में होता था या कम्युनिस्ट कंट्री में होता है। और पूंजीवादी व्यवस्था जो है ये यूरोपियन देशों में अधिकांशतः पाई जाती है, अमेरिका में भी इसी प्रकार की व्यवस्था है। लेकिन भारत ने दोनों जब कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों मॉडल्स को स्टडी किया तो ऑब्वियस सी बात है दोनों व्यवस्थाओं में उसे कुछ ना कुछ कमियां नजर आई। तो भारत ने दोनों जो मॉडल्स थे उनकी फीचर्स को सेलेक्ट किया, यानी कुछ क्षेत्र जिनमें सरकार इन्वेस्ट कर सकती है उनको पब्लिक सेक्टर में रखा, और जहां सरकार को लगता था कि ये प्राइवेट सेक्टर इसे बेटर तरीके से कर सकता है तो उसको प्राइवेट सेक्टर में रखा गया। सीधा सा अर्थ है इसका कि कुछ क्षेत्रों को पब्लिक सेक्टर में रखा गया और कुछ सेक्टर्स को, कुछ जो प्रोडक्शन थी उसे प्राइवेट सेक्टर को सौंप दिया गया। तो इस प्रकार से भारत ने दोनों ही तरीकों को अपनाया। इसीलिए हम कई बार भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स्ड इकोनॉमी भी कहते हैं। अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो आपको अपनी बुक में पेज नंबर 56 पर एक इस प्रकार का कार्टून नज़र आएगा, क्योंकि आपको इस प्रकार की पिक्चर्स जो हैं पेपर में आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। अब इसमें दिखाया गया है कि सरकार कैसे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है। इसमें यह भी दिखाया गया है कि सरकार के ज़्यादातर लोग यानी जो मंत्री थे या जो पार्टी के सदस्य थे वो पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के ज़्यादा फेवर में थे, यानी वो प्राइवेट सेक्टर को कम से कम छूट देना चाहते थे, जिसके पीछे एक संभवता अभिप्राय ये था कि प्राइवेट सेक्टर जो है अगर वो इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो मुनाफे को अधिक ध्यान रखेगा, जबकि पब्लिक सेक्टर में इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं हो पाएंगी।
तो इस तरह के जो मिले जुले मॉडल थे, जो क्योंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, इसकी आलोचना चाहे वो दक्षिणपंथी थे, राइटिस्ट कहेंगे जिनको हम, और वामपंथी जिनको हम लेफ्टिस्ट कहते हैं, अब लोगों ने इसकी आलोचना की। जो क्रिटिक थे उनका ये कहना था कि जो प्लानर्स हैं उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को पर्याप्त या सफिशिएंट प्लेस नहीं दिया है, और ना ही निजी क्षेत्र के ग्रोथ के लिए उन्होंने कोई उपाय किया है। अब देखिए, दोनों तरह की बात आई, यानी कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं प्राइवेट सेक्टर पे ज़्यादा ध्यान दो, और कुछ लोग कह रहे हैं नहीं पब्लिक सेक्टर पे ध्यान दो। तो सरकार ने अगर पब्लिक सेक्टर पे ध्यान दिया तो कुछ लोगों को ये उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि प्राइवेट सेक्टर हर काम में सरकार कैसे काम कर सकती है, हर फील्ड में सरकार इन्वेस्टमेंट कैसे करेगी। इसलिए कुछ चीज़ें हैं जहां प्राइवेट सेक्टर को छूट दी जानी चाहिए, और इतना बड़ा जो पब्लिक सेक्टर है ये कुछ स्वार्थों के लिए, सेल्फ के लिए खड़ा किया गया, और इस तरह से जो इन्वेस्टमेंट है उसके लिए लाइसेंस और परमिट की जो प्रणाली खड़ी की गई, यानी इन दोनों रूप में कि आप अगर आपको इंडस्ट्री लगानी है सरकार से लाइसेंस लीजिए, सरकार से परमिट लीजिए, तो इनको खड़ा करके सरकार एक प्रकार से प्राइवेट सेक्टर के विकास में रुकावट डालना चाहती है, ऐसा कुछ लोगों का विश्वास था। और एक प्रकार से इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी थी जिन्हें घरेलू क्षेत्र में, मतलब डोमेस्टिक एरिया में बनाया जा सकता हो, तो शायद उस पर आयात पर प्रतिबंध लगाया जाए। तो ऐसी चीज़ों का जो प्रोडक्शन का बाजार था वहाँ पे कंपटीशन नहीं था, इसीलिए जो प्राइवेट सेक्टर है उन्हें अपनी जो प्रोडक्शन की क्वालिटी है उनको सुधारने की या उसको सस्ता करने की उनको कोई जल्दबाजी नहीं थी। समस्या ये रही कि सरकार ने अधिकांश चीज़ें अपने कंट्रोल में रख ली। अब जब सरकार ज़्यादातर चीज़ें अपने कंट्रोल में रखेगी और अगर सरकार के पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में प्रोडक्शन की जो कैपेबिलिटी है उस पर असर पड़ता है, और इसके साथ साथ इससे भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलता है। अब जो अगली बात आती है कि कुछ आलोचक ये भी सोचते रहे कि सरकार को जितना करना चाहिए था सरकार ने उतना काम नहीं किया। यानी उनका कहना था कि सरकार को एजुकेशन पर या मेडिकल फैसिलिटीज़ पर जितना ध्यान देना चाहिए था वो नहीं किया, क्योंकि अगर लोग शिक्षित होंगे तो उनमें कैपेबिलिटी आएगी, जब लोगों में शिक्षा आएगी तो इससे देश के विकास में सहायता मिलेगी। दूसरा, लोगों की हेल्थ पर ध्यान दिया जाए, अगर लोग स्वस्थ रहेंगे तो बेटर प्रोडक्शन कर पाएंगे। अगर उनकी हेल्थ पे खर्च नहीं किया गया, लोग स्वस्थ नहीं रहेंगे, अक्सर बीमार पड़ेंगे। अब बीमार पड़ेंगे तो अल्टीमेटली उसका असर प्रोडक्शन पर पड़ेगा। तो ऐसा उनका मानना था कि सरकार केवल उन्हीं फील्ड में इंटरफियर कर रही है जहां प्राइवेट सेक्टर जाने को तैयार नहीं, और प्राइवेट सेक्टर केवल उसी फील्ड में जाना पसंद करेगा जहां उसे अधिक मुनाफा नजर आएगा, अधिक प्रॉफिट नजर आएगा। तो एक प्रकार से सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को अधिक प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प की, जबकि सरकार की ये ड्यूटी थी कि वो सरकार गरीबों के लिए काम करती। और ऐसा क्योंकि जो हुआ, राज्य का जो हस्तक्षेप हुआ, स्टेट ने इंटरफियरेंस की, इससे एक नया ग्रुप खड़ा हो गया जिसे हम मिडिल क्लास कहते हैं। जबकि अब मिडिल क्लास में अब दो वर्ग बनते हैं, एक लोअर मिडिल क्लास और एक अपर मिडिल क्लास। तो ये माना जाने लगा कि जो अपर मिडिल क्लास है उनके पास जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन फैसिलिटीज और सैलरी बहुत ज़्यादा है।
तो इस चीज़ पर भी ऑब्जेक्शन उठा। फिर गरीबी में ज़्यादा कमी नहीं आई। बेशक जो गरीबी के अंतर्गत रहने वाली पॉपुलेशन थी उनमें प्रतिशत में बेशक कमी आ गई हो, लेकिन कुल संख्या जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो इसके परिणाम क्या निकले, मेजर आउटकम्स क्या थे? अब जब देश आज़ाद हुआ तो देश के सामने 3 मेन जो चैलेंज थे, उनमें एक बड़ी चुनौती थी कि जो प्लान्ड डेवलपमेंट है, इसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट में या पब्लिक वेलफेयर में ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाई। और ये देश के सामने एक बड़ी राजनीतिक समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि जब कंट्री के अंदर डेवलपमेंट इक्वल नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि किसी एक वर्ग को फायदा पहुंच रहा है, और जिन लोगों को इसका फायदा पहुंचा तो सिंपल सी ऑब्वियस सी बात है, उनके पास अधिक धन आया। अधिक धन आया तो पॉलिटिक्स में उनका इंटरफेरेंस बढ़ गया और पॉलिटिकली वो पावरफुल हो गए। अब जब वो पॉलिटिकल पावरफुल हो गए तो वो नीतियां अपने हिसाब से बनवाएंगे, पब्लिक को ध्यान में रखकर नहीं। तो इसके मुख्य परिणाम क्या एक प्रकार से क्या रहे कि जो इसकी फाउंडेशन थी, जो प्लान्ड इकोनॉमी थी, इसका अगर हम इसको इवेल्युएट करें तो हमें एक बात तो ध्यान रखनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हुआ, चाहे बैलेंस्ड डेवलपमेंट नहीं हो पाया, लेकिन इसने भारत के आर्थिक विकास की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसकी एक प्रकार से फाउंडेशन रख दी। और इसी दौरान देश के अंदर कई बड़ी बड़ी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट शुरू हो गए, चाहे वो इरिगेशन का फील्ड हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो। तो बाखड़ा नांगल या हीराकुद जैसे जो बड़े बड़े डैम हैं उनका रास्ता इसने साफ कर दिया। और पब्लिक जो सेक्टर था उसमें कुछ बड़ी इंडस्ट्रीज भी आई, जैसे स्टील प्लांट लगे, ऑयल रिफाइनरी लगी। तो इन चीज़ों ने देश के लिए एक नया रास्ता, एक नया आधार तैयार किया। फिर फैक्ट्रियां लगी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगी, डिफेंस यूनिट लगे। तो इस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन में धीरे धीरे सुधार आना शुरू हुआ। बेशक कुछ लोगों ने इस चीज़ को, इन विकास को लेकर क्रिटिसाइज किया होगा, और वो ये लोकतंत्र के अंदर एक साधारण बात है, क्योंकि जब तक क्रिटिसिज्म नहीं होगा तब तक सरकार का ध्यान अपनी नेगेटिव अप्रोच पर नहीं जाएगा, कमियों पर नहीं जाएगा। इसलिए बाद का जो समय आया उसमें एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रास्ता साफ हुआ, और अगर ये चीज़ ना होती तो इससे देश के विकास को बड़ी कीमत चुकानी पड़ती। तो आज ये चैप्टर यहीं रोक रहे हैं, इसके बाद अगले चैप्टर में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।